अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जहांगीर तरीन ग्रुप के पंजाब हुकूमत के साथ मसाइल फिलहाल हल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात से मुताल्लिक सेनेटर अली जफर की रिपोर्ट आना भी बाकी है। क्या ये मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं या नहीं, ये सवाल बहुत अहम है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के नामजद ग्रुप की वजीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है, जिसमें उस्मान बुज़दार ने अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जियो न्यूज़ के मुताबिक मुलाकात में तरीन ग्रुप के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी, नुमान लंगरियाल, अजमल चीमा, ओन चौधरी, उमर आफ्ताब, नज़ीर चौहान और जवार वड़ाइच शामिल थे। जराए के मुताबिक तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक ग्रुप के तमाम अराकीन को तरक्याती फंड्स मिलेंगे और ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के तमाम जायज़ मसाइल हल करेगी। इसके लिए वज़ीर आला ने एक डिप्टी सेक्रेटरी को खासतौर पर तरीन ग्रुप के लिए टास्क दे दिया है। जवाब में तरीन ग्रुप बजट की मंजूरी समेत हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। 2 रोज कबल ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम लगाया था और कहा था कि सूबाई हुकूमत दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में आवाज उठाने के लिए ग्रुप बनाया है। लेकिन इस ऐलान के 48 घंटे के अंदर अंदर वजीर आला ने ग्रुप से मुलाकात भी कर ली। तरीन ग्रुप के अराकीन ने मसाइल हल हो जाने का ऐलान भी कर दिया। गुज़िश्ता महीने भी जब तरीन ग्रुप ने दबाव बढ़ाया तो वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात पर मजबूर हुए और फिर उनके वफ़द से मुलाकात की और जहांगीर तरीन के मामलात की तहकीकात अली जफर को सौंप दी थी। इस तहकीकात की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सारे मामले पर बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान, जिन्होंने आज खुद वज़ीर आला से मुलाकात भी की। अंदर की बात उनसे पूछेंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। नज़ीर चौहान साहब बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, वफाक में तरीन साहब का मसला हल कर दिया वज़ीर आज़म ने, पंजाब में आज वज़ीर आला पंजाब ने आप लोगों का मसला हल कर दिया, तो समझा जाए अब ग्रुप खत्म है, अब तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अब आप आगे चलेंगे? ना 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 नहीं 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 शाहज़ेब, बस सॉरी, ये क्लियर कर लें, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। कोई ग्रुप ख़त्म नहीं हुआ। ग्रुप ये हमेशा के लिए रहेगा जब तक इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये आप देखेंगे, आपको हमेशा नज़र आएगा और हर जगह पे ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिर हमारी जो डिमांड में सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे लोगों के जो हमारे जिन लोगों से हमने वोट लेके इलेक्शन जीते हैं उनके बेसिक मसाइल नहीं हम हल कराते। वहाँ को डेवलपमेंट नहीं है, पानी का सिर्फ पानी वाला नहीं, पीने के साफ पानी नहीं है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को हम बेहतर नहीं कर सकते, स्कूल नहीं दे सकते, एज हेल्थ वाले लोगों को कार्ड नहीं मिल रहे। तो ये वो चीज़ें थी जहाँ हमारे लोग विक्टिमाइज हो रहे थे। तो लिहाजा उन्होंने फिर ये किया, उसका हल ये निकाला कि उन्होंने हमें एक DS डिप्टी सेक्रेटरी जो था उनका अपना पर्सनल, उन्होंने वो अनाउंस कर दिया कि जी आप जहांगीर खान तरीन साहब के सिर्फ ग्रुप के लिए, यानी कि आपको मकसद समझाना ये कि जहांगीर खान तरीन मौजूद रहेगा हमेशा के लिए, कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लिए हमेशा के लिए ये जो हमारे CM हैं, डिप्टी अपना DS है, ये इसको लुक आफ्टर करेंगे। जो आपके मसाइल होंगे उनको वो ये देखेंगे और अगर वो मसाइल हल नहीं हो तो फिर मुझे पता चले, आप मुझे बताएं। हमने कहा ठीक है, अगर आप हम यही चाहते थे शाहज़ेब भाई कि हम यही चाहते थे, हमारी ज़ात से किसी की ज़ात से हमें कोई गिला नहीं है। हमारा सिर्फ ये था कि 3 साल गुजर गए हैं और इतना बड़ा सूबा लेके हम चल रहे हैं। और मैं नहीं कहता, सारा मीडिया, सारे अदारे, तमाम हर बंदा ये कह रहा था कि यार हम क्या फंस गए हैं। उस वजह से मैं भी तकलीफ में था। मैंने बरमला आके आपके सामने इस चीज़ को माना कि यार हम वाकई फंसे हुए हैं सारे। हम सब जब एक लाइन पे हैं, 12 करोड़ की आवाम का अगर सूबे का एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव बैठाया हुआ है, तो बाकी 12 करोड़ आवाम को हम फिर किस तरह लेके चलेंगे मुल्क की? क्या 12 करोड़ आवाम को इस तरह से लेके चलेंगे? चौहान साहब, 12 करोड़ अवाम की आप बात कर रहे हैं, उनसे वादा लेकर आ गए हैं, वो सलाहियत नजर आ रही है आप में उस्मान बुज़दार साहब में कि जो काम वो पहले नहीं कर सके अब कर देंगे आपसे वादा करने के बाद? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। मैंने कब कहा कि नज़र आ रही है? मैंने पहले भी नहीं कहा था नज़र आ रही है। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। ये तो उस सूरत में है कि आज हमने बैठ के एक यूनानिमसली फैसला किया है। हमने कहा ठीक है जी, अगर देखें असल मकसद शाहज़ेब समझने का ये है कि हम ये नहीं कहते मैं ना मानूँ, हम ये पुलिस में कभी नहीं चलते। अगर हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि रास्ता निकले और बेहतर से बेहतर अगर लोगों की फलाह के काम हो जाए, लोगों की बेहतरी के काम हो जाए, तो हमारा मसला हल हो गया। हमने अपने हल्के में जाना है तो कम से कम लोग हमें घूरेंगे तो नहीं कि PTI वाले आ गए तुम्हें निबड़ेंगे बाद में। तो मकसद ये कहने का, हमारी भी खुशी होगी यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। तो मकसद कहने का ये नहीं कि एक मुलाकात मिलकर हम आए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएं, ऐसा नहीं है सर। हमने जो देखना है, 1 महीने का हमने टाइम डिसाइड किया उनके साथ कि आप 1 महीने के अंदर, उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ताला तमाम अपना वादा करता हूँ आपसे कि जितने भी हमारा नहीं खाली, यानी पूरे पंजाब गवर्नमेंट की हमने बात की है। मतलब तो आप उनके वादे पर आ गए हैं और आपको लगता है उनकी नीयत है काम करने की, मगर सलाहियत आपको नहीं लगता तो नहीं, तो वो कैसे डिलीवर करेंगे फिर? सर मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि सर अल्लाह ही मालिक है, इस चीज़ के पीछे क्या है मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवर कर पाएंगे।
मैं फिर आपको कह रहा हूँ, दिल से मेरे, जब उन्होंने मुझे पूछा जी नज़ीर चौहान साहब मुझे दिल से हम अपना क्लियर करते हैं, मैं कहा जी मैं आपसे दिल से साफ नहीं हूँ, मैं आपसे, उसकी वजह यह है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि आज आपसे उठ के हम जा रहे हैं, इस खुशी से जा रहे हैं, और आज मैं दिल साफ आपसे इसलिए करता हूँ कि आपने मुझसे वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला पंजाब में बेहतरी लेके आएंगे, तो मेरा दिल साफ है। उसकी वजह सिर्फ यह है, मुझे आपकी ज़ात से कोई गिला नहीं है, मुझे गिला मेरे लोगों का है, मुझे गिला मेरे अपने हलके के लोगों का, मुझे गिला पंजाब का है, मुझे गिला उन लोगों का जिनके लिए हमने आप इतनी बड़ी स्ट्रगल करके पंजाब को हासिल किया था। मैं जो गिला उसके लिए मैं फटा हूँ, मेरे अंदर बहुत तकलीफ हो चुकी है, अब मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फट गया कि यार मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरे 3 साल गुजर गए हैं। तो उसके बाद हमने क्या अपनी पार्टी को ख़त्म कर देना है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नजरिए पे बनाई थी इमरान खान साहब मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो उसको नुकसान पहुंच रहा है, और नुकसान कहाँ पे पहुंच रहा है सबको पता चल रहा है। मतलब 1 महीने का टाइम दिया है आपने उनको, ये बताया कि अगर 1 महीने में वो नहीं अपने वादे पूरे करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो सर हम अपना फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। जहांगीर खान तरीन ग्रुप हमेशा से है, रहेगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पंजाब को हमने ज़ाया नहीं होने देना। हमने फिर एक मौका दे दिया है उस्मान बुज़दार साहब को, आपके प्रोग्राम में मेरी बात को नोट कर लें, और इस बोर्ड को हमेशा मैंने आपसे फिर कहना है, आपने दोबारा से इसको कोड भी करना है, उसके बाद फिर आप देखिएगा क्या हालात होते हैं। मगर इस 1 महीने के वादे के तहत बजट को तो आप वोट देंगे, बजट पास हो जाएगा हुकूमत का? सर बजट को 100% वोट दे रहे हैं, बजट पास भी करवाएंगे। मेरी हुकूमत का बजट है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेरा PTA का वज़ीर आला है। असल में हमने अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खातर हर जगह लड़ना है, खड़े होना है, और वो बंदा दिल से मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है, हम करेंगे उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी किया, अब भी करेंगे। लेकिन सिर्फ यह है कि पंजाब में जो गलतियां हो रही हैं हम उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अब उनको फैसला करना पड़ेगा वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान को भी, कि बहुत हो गई। अगर मेरे जैसा कारकुन, एक मेरे जैसा बंदा, तो बाकी कारकुन जो नहीं बेचारे यहां तक पहुंचे, तो उनकी आवाज में बन के यहां तक आपके पास पहुंचा हूं ना जी। मेरे हल्के की पॉलिटिक्स है ना जी, 12 साल से मैं भी तो नीचे से सियासत करता ऊपर आया हूं ना जी। तो मकसद कहने का, मुझे नजर आ रहा मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो बजाय इसके कि मैं कल जाकर लोगों से गालियां खाऊं या लोगों से अपना बददुआएं लूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं जी मैं काम पे गलत हूं, मुझसे नहीं डिलीवर हो रहा अभी तक, इनको चाहिए खुद छोड़ देना चाहिए था उस्मान बुज़दार साहब को, लेकिन मैं ना मानूं। तो मकसद ये कहने का कि ये बहुत बड़ा काम है, फिर भी हमने बड़ा दिल किया है, और अल्लाह का फजल करम इसके साथ कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हो सकता है इफ का अगर भी है तो करें, हमें कोई जरूरत, हमें कोई ऐसी बात नहीं, महीना भी सामने गुजर जाएगा। तो मकसद ये कहने का, अगर 1 महीने में इस बजट के बाद भाईजान बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर डिलीवरेंस उस तरफ ना हो रही हुई तो बाखुदा आप देखेंगे ग्रुप क्या फैसला करता है। ये मैं आपको आज पेशेंट को ये दे रहा हूँ बहुत बड़े। मगर राजा रियाज साहब ज़ाहिर बजट के हवाले से भी कह रहे थे, बजट की आप बात से पीछे हटे, आप कह रहे उसको वोट देंगे, वो नो कॉन्फिडेंस की अभी इशारा दे रहे थे, तो कम से कम आप उस तरफ भी नहीं जाएंगे? सर मैं समझता हूं कि फिर आप देखिएगा क्या होता है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मेरे आप थोड़े लफ्जों को ज्यादा ना समझे इस बात का, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हम थक गए हैं यार। हमने देखें गवर्नमेंट क्यों बनाई है, असल मकसद सिर्फ यह कि हमने गवर्नमेंट इसलिए बनाई है कि सर मैंने MPA बनना है, बुज़दार साहब ने वज़ीर आला बनना है, किसी ने मिनिस्टर बनना है, किसी ने वो बनना, बन जाए यार कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद करना क्या है? कुछ नहीं। तो भाई क्यों बने थे? आपको जिस चीज के लिए लाए थे वो डिलीवर भी करना था। तो अगर आप डिलीवर नहीं करना चाह रहे तो ना करें, ना बने। आपको कुछ जबरदस्ती शौक से लेके आया कि आप जरूर बने। मगर उनके वज़रा और मुशीर तो आपके साथ भी है ना, आपके ग्रुप में भी है, उन्होंने क्या ऐसा डिलीवर कर लिया है जो आप उस्मान बुज़दार पर सवाल उठा रहे हैं? देखें सर वही चीज़ है ना, ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। उस्मान बुज़दार कैप्टन था, उनको ये चाहिए कि अपने वज़रा जो ठीक नहीं काम कर रहे उनको सीधा करते कि भाई मेरे ऊपर जब हर्फ आएगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखें सर, मैं अगर मेरी टीम, अगर आपकी टीम चले फॉर एग्जांपल शाहजेब भाई, आपकी टीम ने मुझे कोऑर्डिनेट किया और मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, आपके सारे आपके बाकी लोग भी कैमरा में बैठे हैं, अगर आपकी टीम ठीक डिलीवर ना करे तो आप छोड़ेंगे किसी को? तो जब आप एक प्रोग्राम का रिस्क नहीं ले सकते तो मुल्क की बात है यार, ये पंजाब की बात है भाई। वैसे मगर ये पंजाब का रिस्क तो कप्तान इमरान खान ने लिया है ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लगाया है और वही उनके साथ मुकम्मल एतमाद के साथ खड़े हैं। और अगर वो कोई तब्दीली काबीना में करेंगे तो, और आप लोग फारिग होंगे तो आप कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जैसे आप पहले भी कह रहे हैं कि जी आपके लोग हटा इंतकामी कार्रवाई की। देखें अगर तो उन्होंने फिर हमारे किसी बंदे पे पर्चा हुआ या फिर हमारी को किसी, देखें असल सोच ये है कि अपनी जमात के लोगों को तंग करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तंग करना, ये नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है।
वो प्यारे भाई वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो कहेंगे डिलीवर करो, तुम कहोगे अभी बताता हूं तुम्हें, तुम मुझे सिखाओगे आगे, तुमने मुझे सियासत सिखानी है। तो भाई अगर डिलीवर कर रहे हो तो हम तो ना बोले, हम क्यों बोले अगर डिलीवर हो रहा हो? ये पूरा पंजाब 12 करोड़ अवाम है, पागल है? 12 करोड़ अवाम देख रही है, हमसे समझदार है, हमसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकान रसूल बैठे हैं इधर, और बड़े अच्छे लोग हैं जो असल मोहब्बे वक्त पाकिस्तानी है। लेकिन भाईजान ऐसे भी नहीं है कि हम उनके साथ ज्यादती करते जाएं। तो अल्लाह ना करे अगले इलेक्शन में मैंने नहीं जाना। बहुत शुक्रिया जवाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर साफी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ये मसला हल नहीं होके दे रहा है क्या? ये बार बार सर उठाने वाला मसला है हुकूमत के लिए, या फिर मैनेज कर लिया है हुकूमत ने? इस वक्त सिर्फ दावे हैं अब इनकी तरफ से। मेरा ख्याल है ये मसला बार बार सर उठाता रहेगा। ये एक दफ़ा इस तरह की कश्मकश शुरू हो जाए तो फिर ये ख़त्म नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि फिर सारे लोग कंट्रोल भी नहीं होते। हो सकता है तरीन साहब शायद इस इंतहा तक ना जाना चाहते हों, लेकिन जब उनके साथी इतने सारे मिल जाएंगे, उनमें कई एग्रेसिव होते हैं, कई पैसिव होते हैं, तो वो बात आगे निकल जाती है, फिर कंट्रोल में रहती है। और मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह चलता रहेगा। ये अल्टीमेटली अब तरीन साहब ने इसकी डायरेक्शन नहीं तय करनी, अब हालात ने इसकी डायरेक्शन तय करनी, क्योंकि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत बहुत कम है, वफाक में भी और सूबे में भी। तो इसलिए हुकूमत भी ये अफोर्ड नहीं करती कि इनको नाराज़ कर दे मुकम्मल तौर पर। वो भी चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह इनके साथ एंगेज रखें और इनके साथ मामलात चलाएं। तो दोनों तरफ मजबूरी है, और दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के पास भी कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है कि फ़र्ज़ करें वो अगर इनको छोड़ दें या अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ जाएं नाराज़ होके, तो वो कहाँ जाएंगे? जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो अभी तैयार नहीं है किसी एक्शन के लिए। अच्छा, मगर पंजाब हुकूमत पर ये बड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर एक बात में सब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनकी हुकूमत की बेहतरी हो। तो यानी कि ये जो भी ब्लॉक है, जो भी ग्रुप है, रहेगा तहरीक इंसाफ के साथ ही, चाहे अगले इलेक्शन करीब आ रहे हो तब भी? मेरा ख्याल है ये भी पेट्रियाट की तरह है कि आखिरी दिन तक कहते रहेंगे हम इमरान खान को लीडर मानते हैं, लेकिन दरअसल इन्होंने नई राहों की तलाश शुरू कर दी है। और जिस वक्त कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उस वक्त सारी पार्टियां भी इकट्ठी होंगी, और तरीन ग्रुप भी आप देखिएगा उसमें होगा। और ये हुकूमत को अगर कभी नो कॉन्फिडेंस हुआ या हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक हुई तो तरीन ग्रुप भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि दूरियां इतनी पड़ चुकी होंगी उस वक्त तक कि फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। शामी साहब, ये आपके ख्याल में एक मुस्तकिल मसला बन गया है हुकूमत के लिए, या ये मसला हल हो जाएगा, हुकूमत निपट जाएगी इससे? देखिए, ये जो ग्रुप है ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा, और इसके लोगों ने अहद पैमान किए हैं, कस्में उठाई हैं, और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। और मेरा ख्याल है कि इस ग्रुप को तोड़ना या ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुसलसल एक तलवार की तरह हुकूमत के सर पर रहेगा, और इसी तरीक़े से दबाव जो है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी किसी भी हुकूमत के सामने उसकी अपनी पार्टी के लोग इतनी बड़ी तादाद में सामने नहीं आए और खम ठोक कर खड़े नहीं हुए। जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब की एक तरह से क़यादत को चैलेंज किया, फिर वज़ीर आला पंजाब जो है उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया, लेकिन अब लगता यह है कि ये सारी सूरत हाल है उसको संभालने की कोशिश हो रही है। तो कुछ लहजा बदला है जहांगीर तरीन का भी, और लहजा बदला है हुकूमत का भी। तो अब ये मगर ये इसी तरीके से मामला चलता रहेगा, और आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये ग्रुप ख़त्म हो गया, या ये नहीं कह सकेंगे कि इसके सारे मुतालबात पूरे हो गए। ये इसका दबाव बरकरार रहेगा और हुकूमत को उसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे हुकूमत के दावे अपनी जगह पर हो कि जी इमरान खान केसेस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये सारे दावे करें, मगर आपको नहीं लगता कि जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ देना पड़ेगा, और उस रिलीफ के नतीजे में इस दबाव को ख़त्म करने में भी हुकूमत कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक तो छूट मिल चुकी है। उसकी वजह यह है कि अली ज़फ़र साहब बड़े सुलझू आदमी हैं, और वो मफाहमत पर यकीन रखते हैं। वो मेरा ख्याल है कि कोई एहतसाब या इंतकाम के एजेंडे पे यकीन नहीं रखते। उनका इंतखाब ही इस बात की दलील है
कि ये मामलात जो हैं ये अफाम तफहीम से हल होंगे। सब तो ऐसे सिनेरियो में नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों फासला किए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये एक अंदरूनी मामला है, ये इसी तरीके से रहेगा या इनमें भी कोई कुर्बत आ सकती है? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त कोई बगल बजेगा या जिस वक्त हालात सियासी ख़राब होते हैं तो उस वक्त ये फिर सारे मिल जाएंगे, फिर ये सारे अपनी जड़ी कुव्वत है अपनी वो मुजतमे करके फिर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। शाहिद साहब, केसेस में रिलीफ देकर ये मसला हल हो सकता है मुकम्मल तौर पर, जो जहांगीर तरीन साहब की डिमांड है उन्हें मानकर? देखिए, ये हुकूमत जो है आपको मालूम है कि अब तो वादे हो गया कि ये जहांगीर तरीन साहब के रहमो करम पर है इस वक्त। अगर उनका ग्रुप जो है वो निकल जाए और सपोर्ट ख़त्म कर दे तो हुकूमत धड़ाम से गिर पड़ेगी। अब ये जो करप्शन की रट है, ये भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जब चाहें करप्शन का शोर मचा देते हैं, जिसको चाहे निशाना बना लेते हैं, जिसके चाहें पुराने मुकदमात खोल देते हैं, जिसके चाहें मुबैना दास्ताने बयान करने लग जाते हैं, फिर पीछे भी हट जाते हैं। आपको तो याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, तो इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को डिफेंड करते थे और उसके बाद भी उनका एतमाद उनको हासिल रहा। लेकिन तो अब ये सूरत हाल जो पैदा हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं कोई बड़ा ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ सकती है और उनकी सियासत को भी नुकसान पहुंच सकता है। आप ये देखिए कि ये जो लोग बागी बन गए हैं या जो लोग तनकीद कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अपने वोटर्स पर इमरान खान साहब की गिरफ्त कमज़ोर हुई है। ये इस बात का इशारा है कि लोग जब अपने हलकों में जाते हैं इनको मुश्किलात का सामना है और ये देख रहे हैं कि इस टिकट पे वो आइंदा शायद कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने हलकों में तरक्याती काम कराना चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि जो 2-3 साल पिछले हैं उनका कोई जो खला पैदा हुआ है उसको पूरा कर लें और तेजी से कुछ काम कर सके ताकि लोग उनके मुतमईन हो सके। और ऐसा अगर नहीं होगा और इनका, तो फिर ये मामला जो है वो उस टिकट की वक़्त उनके नज़दीक ख़त्म हो जाएगी, फिर वो किसी और टिकट की तलाश करेंगे और उससे एक नया मंजर जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम स्कैंडल जो हुकूमत के लिए मसला बन सकता है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रावलपिंडी रिग रोड स्कैंडल में मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने बरवक्त एक्शन लेकर अरबों रुपए बचा लिए हैं, मगर हुकूमत जिस इंक्वायरी रिपोर्ट का सहारा लेकर यह दावा कर रही है उस रिपोर्ट को खुद हुकूमती वजीर गुलाम सरवर मुतनाज़ करार दे चुके हैं। इसके अलावा जुल्फी बुखारी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है, मगर इस मामले की तहकीकात करने वाले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए और अपनी अलग रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में जो भी तब्दीलियां हुई वो मुतालिका फोरम्स की मंजूरी से हुई। पंजाब हुकूमत के इदारों ने इसकी मंजूरी दी और वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में मीटिंग्स हुई जिनमें डिज़ाइन की तब्दीली की मंजूरी दी गई। इसके अलावा यह खबर भी सामने आई है कि मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से हुई और अपोजिशन मुसलसल इस स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रही है कि डिज़ाइन की तब्दीली उन दोनों की मंजूरी से हुई। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। द न्यूज़ में जाहिद गिशकोरी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक इब्तिदाई सरकारी तहकीकात से पता चला है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में प्रॉपर्टी डील्स की मद में 131 अरब रुपए का कारोबार हुआ। ताज़ा तरीन तहकीकात से यह भी मालूम हुआ है कि रावलपिंडी अटक लूप, पसवाल जिगजैग, जीटी रोड और मार्गला एवेन्यू में 18 सियासी शख्सियात और 34 बाअसर बिल्डर्स और प्रॉपर्टी टाइकून्स ने तकरीबन 64,000 केनाल जमीन हासिल की। खबर के मुताबिक तवक्को की जा रही थी कि एक बार रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर काम का आगाज हो जाने के बाद जमीन की मालियत कई गुना बढ़ सकती है। राय के मुताबिक इन शख्सियात ने यह जमीन बराह रास्त या अपने फ्रंटमैन के जरिए जमीन के असल मालिकों को तकरीबन 31 अरब रुपए की अदायगी करके खरीदी, लेकिन जमीन के कुछ हिस्से पर पिछले 4 साल के दौरान मुबैना तौर पर कब्जा भी किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज और प्रॉपर्टी टाइकून्स ने 3,20,000 के करीब प्लॉट्स की फाइलें बेचकर
131 अरब रुपए का कारोबार किया। खबर के मुताबिक 1.5 दर्जन के करीब वुज़रा, मामले खुसूसी, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की प्रॉपर्टी डील्स में मुमकिना ताल्लुक से मुताल्लिक तहकीकात शुरू की गई हैं, जिनके बारे में शुबा था कि प्रोजेक्ट के इस नए रूट से उन्हें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मालूम हुआ है कि उनमें से कुछ अफराद को 17,110 केनाल से ज़ायद ज़मीन या विरासत में मिली, या उन्होंने ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में ख़रीदा है। अब दिलचस्प बात यह है कि किसी न किसी तरह से ये ज़मीन रिंग रोड प्रोजेक्ट के करीब है। तहदीश कोरी की खबर के मुताबिक रिंग रोड के नए रूट से साबिका हुकूमत की एक बासर शख्सियत और उसके खानदान के 34 प्लॉट्स को मुमकिना तौर पर फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके अलावा नई अलाइनमेंट से नून लीग के एक साबिक सेनेटर को भी मुमकिना तौर पर फ़ायदा पहुँच सकता है, जिनकी फतेह जंग, अटक और रिंग रोड मंसूबे के करीब एक और इलाके में 4,700 केनाल से ज़ायद ज़मीन है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 अरकान कौमी असम्बली के रिंग रोड के मुजव्वज़ा रूट के करीब इस्लामाबाद में 2,460 केनाल ज़मीन है। ज़राए के मुताबिक फतेह जंग और अटक के इलाके में रिंग रोड के मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट के करीब 2 वफाकी वुज़रा की भी मुबैना तौर पर 1,531 केनाल ज़मीन है। साथ ही एक वफाकी वजीर के बेटे का एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में शेयर है। इसी तरह नून लीग के एक और MNA की फतेह जंग और अटक में रिंग रोड के मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट के करीब 1100 केनाल ज़मीन है। नून लीग ही के 2 MPs की भी रिंग रोड मंसूबे के करीब 1400 केनाल से ज़ायद ज़मीन है। राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक रुकने कौमी असम्बली ने भी सैकड़ों केनाल ज़मीन हासिल की है, जिसकी मुमकिना तौर पर रिंग रोड मंसूबे से फ़ायदा पहुँच सकता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ ही के 2 मज़ीद अरकान कौमी असम्बली की इस मुजव्वज़ा मंसूबे के करीब बिल तरतीब 40 केनाल और 2,634 केनाल ज़मीन है। इसके अलावा PTI के 6 अरकान सूबाई असम्बली की काजी नामी गांव में सैकड़ों केनाल ज़मीन है, जबकि अटक की एक तहसील में 4,000 केनाल और इस्लामाबाद में 600 केनाल से ज़ायद ज़मीन है। अब इस मामले में बहुत से पहलू हैं जिनकी मज़ीद तहकीकात होनी है, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मंसूबे के डिज़ाइन को तब्दील किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंक्वायरी कमेटी को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे पता चलता हो कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तब्दीली से हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे इस मंसूबे से जुड़े किसी सरकारी अफसर की बदनीयती या करप्शन का पता चलता हो। बहरहाल मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, किस सिमत में जा रही हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी मौजूद है। ज़ाहिद, आपकी रिपोर्ट की तफसीलात हमने अवाम के सामने रखी हैं, किस सिमत में तहकीकात जा रही हैं, हुकूमत क्या सोच रही है इस मामले में? शाहजेब, इस वक्त बाकायदा तौर पर इन मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं रावलपिंडी रिंग रोड में, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता 6 दिन से जो मुख्तलिफ सरकारी एहलकार हैं, जो रिकॉर्ड है और जो भी इसमें तहकीकात हो रही हैं वो मैंने हासिल करने की कोशिश की है, और हम अपने नाज़रीन को अथॉरिटी से ये बता सकते हैं कि जब ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी, ऐसा लगता है कि इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। 4 पहलू हैं इस वक्त तहकीकात में। जो सबसे अहम पहलू अटक लूप का है, 29 किलोमीटर का, जो बिल्कुल आखिरी लम्हे में शामिल किया गया और ये 6 महीने में बर्क रफ्तारी से जो असल मंसूबा था उसमें ऐड किया गया है। यही एक वजह है जो तहकीकात सामने आई डिप्टी कमिश्नर अटक की तरफ से, उसने ये तहकीकात की। जो हमारे पास रिपोर्ट भी है, बताया गया है कि इस पूरे एरिया में 29 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर 18 हाउसिंग सोसाइटीज़, इसके अलावा 40 के करीब पावरफुल लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 12,000 के करीब एक रकबा हासिल किया इस रिंग रोड के इर्द गिर्द, और उसमें 1 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। और सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार का 2 अरब रुपए 2 अरब 50 करोड़ रुपए है, वो मुख्तलिफ लोगों से ज़मीनें हासिल करने के लिए सिर्फ 3 महीने के अरसे में ज़िलाई इंतज़ामिया रावलपिंडी और अटक की इंतज़ामिया ने, जहाँ पर लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी मौजूद नहीं थे, एक ऑफिसर पूरे 2 ज़िलों में काम कर रहा था, पैसा लोगों को दिया गया है। 400 के करीब ट्रांजैक्शन जो अभी तक सामने आई हैं इस थोड़े से अरसे में पंजाब हुकूमत की तरफ से। ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का महवर है तहकीकात करने वाले इदारों की तरफ से कि ये पैसा किन को गया है। इसके अलावा जो दूसरा इसका पहलू है शाहजेब, उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस्लामाबाद का जो हिस्सा था,
जब ये मंसूबा बनाया गया, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने NOC देने से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इनकार कर दिया। इसके अलावा 3 और गवर्नमेंट के इदारे थे पंजाब हुकूमत के, वो ये नहीं चाहते थे कि ये लूप इजाफी हो 29 किलोमीटर का, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े से अरसे में ये पास कराया गया। अभी तक जो शाहजेब हमने तहकीकात की हैं कि जो नक्शा है इस पूरे 65 किलोमीटर का, उसके इर्द गिर्द किन लोगों ने कितनी ज़मीनें ख़रीदी हैं, उससे ये बात सामने आ रही है। इब्तदाई जो तहकीकात हैं, जो सरकारी हुकाम हमें बताते हैं, वो ये है कि कम अज़ कम इसमें 65,000 कनाल ज़मीन जो है या तो हासिल की गई है, या वो जो अहम लोग थे उनकी ख़ानदानी ज़मीन इनके इर्द गिर्द या बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता उन ज़मीनों का ताल्लुक़ था। और उसमें अहम बात ये सामने आ रही है कि 9 के करीब ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका बराह रास्त इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वहाँ पर अटक लूप में जिगजैग का एरिया है या इस रिंग रोड के इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, उनसे उनको फ़ायदा पहुँच सकता था। लेकिन अभी ये तहकीकात होना बाकी हैं। अभी ये कहना शायद मुनासिब ना हो। तहकीकात यही कहते हैं कि ये जो ज़मीनें हैं इनसे फ़ायदा किसने ये पावरफुल अपना इस्तेमाल किया है, उनकी पावर इस्तेमाल की है, कैसे ये बनाया गया, ये वो तहकीकात हैं। और इसका दूसरा ज़ाविया इस्लामाबाद का है। इस्लामाबाद का हिस्सा, क्योंकि इस रिंग रोड के साथ पहले एक मंसूबा बनाया गया था, रावलपिंडी इंतज़ामिया ने मंसूबा बना के कहा कि इस्लामाबाद का हिस्सा इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने NOC देने से इनकार कर दिया। उनका ये ख्याल था कि इसको तब्दील किया जाए। उसमें भी कई नाम सामने आ रहे हैं। अगर आप तहकीकात के ज़ुमरे में आगे जाएं, 19 लोग हैं जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, हर जमात से उनका ताल्लुक़ है, उनका लैंड रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ डिक्लेयर है और किसी ना किसी तरीके से ये एक ताल्लुक़ बनता है। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि आया उनको कोई फ़ायदा होना था या हुआ भी है, ये वो तहकीकात हैं जो अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद शोरी से आपने तफसीलात सुनी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। IMF ने इस साल मुआशी तरक्की का हदफ 1.5 दिया, वर्ल्ड बैंक ने 1.3% का हदफ दिया, स्टेट बैंक ने ज़रा बेहतर 3% GDP की तरक्की का टारगेट दिया। मगर अब हुकूमत ने खुद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अच्छी खबर सुनाई है कि इस साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की शरह 4% के करीब यानी 3.94 रहने का तखमीना लगाया गया है। और इस तरक्की में ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का बड़ा किरदार होगा। ज़राअत के शोबे में 2.8%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9.3% और सर्विसेज सेक्टर में 4.4% तरक्की की तवक्को है। इसके साथ ही GDP ग्रोथ और रुपए की कदर में बेहतरी की वजह से डॉलर्स में फीकस आमदनी में 13.4% का इजाफा देखा जा सकता है, जो गुज़िश्ता बरस के $1361 से बढ़कर फीकस आमदनी $1543 हो गई है। जबकि मईशत का हुजूम $263 अरब से बढ़कर $296 अरब का तखमीना लगाया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, एक सरप्राइजिंग है या फिर आपके ख्याल में तवक्को की जा रही थी कि नंबर्स इसके आसपास आएंगे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इदारे कतई तौर पर ये तवक्को नहीं कर रहे थे? आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव है, क्योंकि सबकी तवक्कुआत 3% के करीब थी जब साल शुरू हुआ था। तो हमारी और कुछ और की तवक्कुआत 2 से 3% थी। फिर जब हालात थोड़े से बेहतर होने लगे, ख़ास तौर से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, तो हम समेत सेंट्रल बैंक भी जो 1-2 महीने पहले इनकी रिपोर्ट आई है, अपडेट आया, वो 3% थी। मगर ये 3.9% थोड़ा सा मेरे ख्याल में तवक्कुआत से बेहतर है। और ये जो नंबर्स आए हैं ब्रेकअप, उससे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी कुछ महीने पहले, उसके बरक्स जो एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई है। क्योंकि कॉटन क्रॉप के गिरने के बाद लग रहा था कि शायद एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी अच्छी ना हो, मगर अब जो वीट और दूसरे क्रॉप्स अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से तवक्कुआत से बेहतर एग्रीकल्चर ने परफॉर्म किया। मतलब 3.9% की तवक्को, साथ में करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को। आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इस वक्त करंट अकाउंट को सपोर्ट मिल रही है रेमिटेंसेस से, एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा इजाफा नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो डिक्लाइन ही है। ये सस्टेनेबल है आगे जाके आपके ख्याल में कि करंट अकाउंट भी मेंटेन रहे और हम 5-6% की तरफ चले जाएं? लेकिन GDP ग्रोथ का तो मोमेंटम बरकरार रह सकता है शाहजेब भाई, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं रही है। एवरेज जो ग्रोथ है वो 2% रही है। ठीक है, उसमें कोविड भी आया था, और पाकिस्तान के अगर हम पिछले 70-75 साल का मुआवजा करें तो वो 5% थी।
तो मेरे ख्याल में अगले साल 4-4.5% GDP ग्रोथ तो रह सकती है। दूसरी जानिब जो आपने कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस, उसके चांसेस मुश्किल लग रहे हैं। इसके दो रीज़न हैं। एक तो दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही हैं, ख़ासतौर से तेल की कीमतें। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से और करेंसी स्टेबल होने की वजह से उसमें भी जो मोमेंटम नज़र आ रहा है, उससे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक मैनेजेबल करंट अकाउंट डेफिसिट भी रख लें अगले साल, तो वो भी काफ़ी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मुर्शिद सर, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पे बात करें। भारत में कोरोना के रोजाना मस्बत केसेस की तादाद 4 लाख से कम होकर 2,59,000 तक तो आ गई है, मगर अमवात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 4,209 अमवात हुई हैं, मगर कोरोना की इस बिगड़ती सूरत हाल के दौरान ही भारतीय अवाम को एक ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी ने घेर लिया है जिससे न सिर्फ कोरोना के मरीजों की हालत मजीद बदतर हो रही है, बल्कि कोरोना के मरीजों में उसके तेजी से फैलाव ने दुनिया को भी हैरान और परेशान करके रख दिया है। इस वक्त भारतीय सेहत का निज़ाम और उसकी मईशत दोनों खतरे में पड़ चुके हैं। ये ब्लैक फंगस नामी बीमारी है जो भारत में मौजूद तो पहले से थी, मगर अब इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। इस कदर इजाफा हो रहा है कि भारतीय हुकाम ने इसे वबा करार देने की तजवीज़ दी है, जिसके पेश नज़र भारत की मुख्तलिफ रियासतों ने ब्लैक फंगस नामी बीमारी को नोटिफाइबल बीमारी करार दिया है, जिसका मतलब है कि इस बात को ज़रूरी करार दिया जाए कि इस बीमारी के मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस को सरकारी डेटा के निज़ाम में रिपोर्ट किया जाए। इस वक्त सबसे हैरानकुन बात यह है कि ब्लैक फंगस नामी बीमारी की तशखीस ज़्यादातर कोरोना में मुब्तला या उससे सेहतयाब मरीजों में हो रही है। ये ब्लैक फंगस नामी बीमारी आखिर है क्या, कैसे फैलती है और भारत में क्या सूरत हाल है, इसका जायजा लेते हैं। ब्लैक फंगस नामी बीमारी उन लोगों के फेफड़ों पर असरअंदाज होती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है या पहले से उन्हें सेहत के मसाइल होते हैं, जैसे कि ज़ाबितस, कैंसर या कोरोना के मरीज़। कोरोना के ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनका इलाज हो रहा होता है या सेहतयाब होने वाले वो मरीज़ जिनका इलाज स्टेरॉइड्स या दूसरी अद्वियात से किया जाता है, जिनसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। और जिन लोगों को ब्लैक फंगस नामी बीमारी हो जाती है उन्हें आँखों या सर में दर्द, आँख, सर या नाक पर लाल निशानात का नमूदार होना, खांसी, खून की उल्टियाँ, सांस लेने में तकलीफ और जहनी दौरे पड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस बीमारी से दांतों में दर्द या दांतों का गिर जाना भी शामिल है। नज़रों का कमज़ोर होना, जबड़ों में दर्द, नाक के ऊपरी हिस्से का रंग उतर जाना, जिल्द का ख़राब होना और सीने में दर्द इस बीमारी की अलामतें समझी जाती हैं। और इस बीमारी के इलाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं। कई केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है, आँख और जबड़े को भी सर्जरी करके निकालना पड़ता है और कई केसेस में एंटी फंगल अद्वियात देकर इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। मगर इस वक्त भारत की कई रियासतों में ये अद्वियात नापैद हो चुकी हैं। इंसानी जिस्म में ये फंगस नाक, मुंह या किसी जख्म की वजह से दाखिल होता है, लेकिन अक्सर केसेस में देखा गया है कि ये फंगस नाक के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है और अगर मुदाफ़ियती निज़ाम और फेफड़े सेहतमंद हो तो इससे किसी भी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। मगर अगर मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो तो ब्लैक फंगस नामी बीमारी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है और 50% केसेस में मौत भी वाक़ हो सकती है। भारत में इस वक्त ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में ब्लैक फंगस के 1200 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और नई दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 200 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अहम बात यह है कि भारत में सालाना ब्लैक फंगस के 20 से भी कम केसेस रिपोर्ट होते हैं, मगर इस साल ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और कोरोना के मरीजों में इसकी तशख़ीस तेज़ी से हो रही है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब भारतीय सेहत का निज़ाम कोरोना की वजह से तबाही के दिहाने पर है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्लैक फंगस नामी बीमारी से मुताल्लिक अवाम को एहतियात करने का पैगाम दिया। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। मगर ब्लैक फंगस से मुताल्लिक भारतीय मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से खुद एक भारतीय शहरी ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया। उसका 3 दिन पहले सर्जरी भी हुई तो ऊपर का जबड़ा उसका निकाल दिया गया है। ब्लैक फंगस म्यूकर फोसिस जो अभी फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, वो उसको हो चुका है तो उसकी आग भी निकालने को डॉक्टर ने बोला है। पर यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट होंगे तो हम उनको देखें कि आपको देखें। भारत में कोरोना के रोजाना मुस्बत केसेस की तादाद 4 लाख से कम होकर 2,59,000 हो गई है, मगर अमवात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 4,209 अमवात हुई और हालात इस कदर ख़राब हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से लाशें दरिया में तैरने के मनाजिर सामने आ रहे हैं। BBC के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से भारत का सबसे मुक़द्दस दरिया लाशों से भरा हुआ है। गंगा में मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों लाशें या तो तैर रही हैं या इस दरिया के किनारे पर रेत में दबी हुई हैं।
करीबी इलाकों में रहने वालों को खदशा है कि ये कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की लाशें हैं। उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा ये खौफनाक सूरत हाल 10 मई को मंजर-ए-आम पर आई, जब 71 लाशें बहकर पड़ोसी रियासत बिहार के एक दरिया के किनारे पर मिली। पुलिस हुकाम ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हुए शुबे का इजहार भी किया है कि शायद लाशों को जलाने का इंतजाम ना होने की वजह से इन लाशों को दरिया में फेंक दिया गया होगा। बहती हुई मजीद लाशों को हासिल करने के लिए पुलिस ने दरिया में जाल लगा दिया है। आम बात यह है कि भारत में कुछ रिवायात और हुर्मत की वजह से भी लाशों को समंदर में फेंक दिया जाता है, मगर हालिया चंद दिनों में लाशों की एक बड़ी तादाद को दरिया में तैरते हुए देखकर खदशात का इज़हार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कोरोना की वजह से जो हलाकतें घरों में हो रही हैं, तो उनका ख़ानदान लकड़ियाँ या जगह ना मिलने की वजह से लाशों को दरिया के किनारे दफना रहा है। इस वक्त भारत के कई इलाकों में पुलिस दरिया और शमशान घाटों की निगरानी के लिए गश्त कर रही है ताकि लोगों को लाशें दरिया में फेंकने या किनारे पर दफनाने से रोका जा सके, लेकिन पुलिस की टीम को हर रोज़ दरिया में 1 या 2 लाशें मिल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस की जो नई किस्म पाई गई है, उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आलमी तौर पर खदशे का बाइस करार दिया है। WHO के मुताबिक तहकीक से यह बात पता चली है कि भारत में जो कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त हुई है, वो दूसरी किस्मों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से फैलती है और कोरोना की यह किस्म पहले ही 30 ममालिक में फैल चुकी है। यानी भारत पर यह खतरा मंडला रहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से उसे मजीद और सख्त सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, वरना दुनिया को भारतीय वेरिएंट की वजह से मजीद खतरात का सामना करना पड़ सकता है और कोरोना की नसरात की वजह से भारतीय मईशत गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गई है। अहम बात यह है कि दुनिया की एशिया का 80% बहरी जहाज़ों के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है और दुनिया के बहरी जहाज़ों के अमले की तादाद तकरीबन 17 लाख है, जिसमें सालाना इस काम के लिए 2 लाख लोग भारत से जाते हैं। मगर सफरी पाबंदियों की वजह से भारत की एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स दुनिया की मुख्तलिफ बंदरगाहों तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही है और जो लोग पहले से बैरून मुल्क मौजूद हैं वो भी भारत नहीं आ पा रहे हैं, जिससे जहां भारत की लेबर फोर्स मुतासिर हो रही है तो वहीं दुनिया की सप्लाई चेन पर भी फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा भारतीय पोर्ट से जो बहरी जहाज दूसरे ममालिक जाते थे उन पर भी सफरी पाबंदियां आयद हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में वैक्सीनेशन का जो अमल शुरू हुआ वो भी भारत की वजह से मुतासिर हुआ, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन फरोख्त होती है उसका 60% भारत तैयार करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने गुज़िश्ता साल इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि वो 92 ममालिक के लिए कोरोना वैक्सीन के 20 करोड़ डोजेस तैयार करेगा, मगर खुद भारत में अब तक सिर्फ 2% लोगों की वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट ने दीगर ममालिक को वैक्सीन भेजने के बजाय अपने शहरियों पर तवज्जो मरकूज कर ली है। इसके अलावा भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। भारत जेनरिक ड्रग्स यानी मुख्तलिफ ब्रांड्स की सस्ती नकूल का बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन भारत की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां दवाइयों का 70% रॉ मटीरियल चीन से मंगवाती हैं और चीन ने भी भारत की कार्गो फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद की हुई है, जिसकी वजह से भारत के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने बीजिंग के सफीर को मुदाखलत करने की दरख्वास्त भी की थी। इसके अलावा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्री को लेबर फोर्स की कमी का सामना है। भारत की डोमेस्टिक क्लोथिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में गुज़िश्ता साल 24% कमी आई और एक्सपोर्ट्स में 30% गिरावट सामने आई। इसी तरह भारत चमड़े और चमड़े से बनने वाली दीगर अशिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, मगर वबा की नई लहर की वजह से इस इंडस्ट्री को भी बंदिश और स्किल्ड स्टाफ की कमी का सामना है। इसी तरह भारत के बैंकिंग सिस्टम और आईटी इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारत के बैंक्स और अकाउंटेंट फर्म्स को अपने ऑनलाइन ऑपरेशंस जारी रखने में दुश्वारियों का सामना है। इसी तरह दुनिया में कई कंपनियां अपने काम को भारत से आउटसोर्स करती हैं और खुद भारतीय इदारे के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत के 44 लाख लोग आईटी और उससे जुड़े शोबों में रोजगार से जुड़े हैं, मगर अब बहुत सी कंपनियों को दुश्वारियों का सामना है। बहुत सी कंपनियां अपने आईटी का काम दूसरे ममालिक को मुंतकिल कर रही हैं। कुछ वर्क फ्रॉम होम से बहरान को हैंडल करने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं और कुछ कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स की जो डेडलाइंस हैं उनमें तौसी कर दी है। यानी भारत का निज़ाम सेहत और मईशत दोनों इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। एक तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर बात करेंगे। रेप के जुर्म की रोकथाम के लिए ऐसे वाक़यात में कमी लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें की गई, सख्त कानून साजी की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, मगर इसके बावजूद इन केसेस में बरियत की शरह तशवीशनाक है। इस्लामाबाद की अदालत में ज़ेर समात ऐसे केसेस की आदाद-ओ-शुमार यही जाहिर कर रहे हैं। डॉन अखबार में शाया मलिक असद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की अदालत में रेप के 200 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। इसके अलावा जिनसी जराइम करने वाले 80% मुल्जिमान नाक़िस तफ्तीश, कमज़ोर इस्तगासा और अदालत से बाहर सेटलमेंट की वजह से बरी कर दिए गए हैं। यानी 100 में से 80 मुल्जिमान को सिर्फ इसलिए बरी कर दिया गया कि तफ्तीश में नकाइस थे या अदालत से बाहर फरीक़ैन में सेटलमेंट हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुकूमत ने रेप के मुल्जिमान के मुकदमे चलाने के लिए तमाम सेशन जजेस को बाइख्तियार बनाने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज किया, मगर फिलहाल सिर्फ एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही रेप केसेस की समाअत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अब तक
एडिशनल सेशन जज ने 46 केसेस का फैसला किया। मार्च में अदालत ने 13 मुकदमात में से सिर्फ एक केस में मुलजिम को सजा सुनाई। 3 मुकदमात में मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया, जबकि 9 मुकदमात में मुलजिम को बरी कर दिया। अप्रैल में 14 में से 13 मुकदमात में मुलजिमान को बरी किया गया और एक केस में अदालत ने मुलजिम को मुबैना तौर पर मुजरिम करार दिया क्योंकि वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुआ था, जबकि 8 केसेस में मुलजिमान को मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले ही बरी कर दिया गया था। इन मुलजिमान ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन के तहत दरख्वास्तें दायर की थीं और कमज़ोर शवाहिद की बिना पर बरियत की दरख्वास्त की थी। एक केस में अदालत ने शिकायत को इसलिए खारिज कर दिया कि शिकायत दर्ज करने वाले अदालत से बाहर सेटलमेंट की वजह से मुजरिम के खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते थे, जबकि रवा माह मई में अदालत ने अब तक 3 मुकदमात का फैसला किया और तमाम केसेस में मुलजिमान को बरी कर दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल गुज़िश्ता 4 माह के दौरान अगवा और ज़्यादती के 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल की पहली तिमाही के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में ज़्यादती के मजमूई तौर पर 167 केसेस रिपोर्ट हुए। ये अदाद-ओ-शुमार तशवीश का बाइस है। मसला ये नहीं है कि इस हवाले से कानून मौजूद नहीं है, मसला ये भी नहीं है कि कानून सज़ाएँ तजवीज़ नहीं कर रहा है, बल्कि मसला तफ्तीशी निज़ाम की खामियाँ हैं। मसला ये भी है कि बेशतर वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, लोग रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराते हैं, बदनामी से डरते हैं, तरह तरह के सवालात का सामना करने से डरते हैं, और जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उनमें भी अक्सर मुलजिमान छूट जाते हैं, जो तफ्तीश के अमल में मौजूद खामियों की निशानदही करता है, और इसकी वजह से वाक़यात कम रिपोर्ट होने का भी ख़दशा रहता है कि लोग इस मामले में डिस्करेज होंगे और वाक़यात रिपोर्ट नहीं करेंगे। अभी भी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसका हुकूमत बार बार वादा करती रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।